में लगने वाले रोगों के बारे में पढ़ा था, जिसमें अपने जो बाजरे की मृदु रोमिल आसिता या हरित बाली अवस्था, इस रोग के लक्षणों के बारे में पढ़ा था, इनके रोग कारक के बारे में पढ़ा और जो इस रोग को नियंत्रित करने वाले प्रमुख उपाय हैं उनके बारे में पढ़ा, जिसमें अपने शस्य प्रबंधन, जैविक प्रबंधन और रासायनिक प्रबंधन इनके बारे में पढ़ा था। और ये बाजरे की मृदु रोमिल आसिता रोग के कंप्लीट किया। आज अपने इस वीडियो में बाजरे का अर्कट या चेपा रोग, तो इसके बारे में अपने पढ़ेंगे आज। तो अपने स्टार्ट करते हैं। बाजरे का अर्कट या चेपा रोग इसे क्यों कहा जाता है? तो सबसे पहले अर्कट का अर्थ क्या होता है? तो अर्कट का अर्थ है स्क्लेरोसियम। अर्कट का अर्थ क्या होता है? स्क्लेरोसियम। स्क्लेरोसियम अर्कट या चेपा रोग इसे बोला जाता है। इसमें क्या होता है? स्क्लेरोसियम जो है त्वक के ऊतकों से निर्मित, स्क्लेरोसियम त्वक के ऊतकों से निर्मित, स्क्लेरोसियम क्या होते हैं? त्वक के ऊतकों से निर्मित एक गहरे भूरे या काले रंग की कठोर संरचना होती है। ऊतकों से निर्मित एक गहरे भूरे काले रंग की कठोर संरचना होती है। काले रंग की कठोर संरचना होती है। तो स्क्लेरोसियम किसे बोलते हैं? ये त्वक के ऊतकों से निर्मित होती है और गहरे भूरे या काले रंग की एक कठोर संरचना होती है। क्लेविसेप्स नामक त्वक के, क्लेविसेप्स एक त्वक है, क्लेविसेप्स कवक के जो स्क्लेरोसियम प्राप्त होते हैं, कवक के स्क्लेरोसिया से, कवक के स्क्लेरोसिया से कवक के स्क्लेरोसिया से क्या प्राप्त होता है? एक एल्केलॉइड प्राप्त होता है। जो एल्केलॉइड प्राप्त होता है उसे अर्गोटीन, स्क्लेरोसिया से जो एल्केलॉइड प्राप्त होता है, एल्केलॉइड प्राप्त होता है, उसे क्या कहते हैं? अर्गोटीन या अर्गोटॉक्सिन कहते हैं। उसे अर्गोटीन या अर्गोटॉक्सिन कहते हैं। तो अर्गोटॉक्सिन या अर्गोटीन किसे कहते हैं? जो क्लेविसेप्स एक त्वक है, इसके जो स्क्लेरोसिया बनते हैं उनके एल्केलॉइड जो प्राप्त होता है उसे क्या अर्गोटीन या अर्गोटॉक्सिन कहा जाता है। जिसको इस अर्गोटॉक्सिन को खाने से पशुओं और मनुष्य के स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। अर्गोटॉक्सिन को खाने से मनुष्य और पशुओं पर, मनुष्य व पशुओं पर हानिकारक
प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण क्या समस्या होती है? पेट दर्द, सिर चकराना, उल्टी, अतिसार आदि लक्षण उत्पन्न होते हैं। इसके कारण पेट दर्द, सिर चकराना, उल्टी, सिर दर्द, अतिसार आदि लक्षण होते हैं। इसके कारण अर्गोटॉक्सिन के कारण ये वाले लक्षण दिखाई देते हैं। और इस रोग को क्या कहते हैं? इसके कारण होने वाले रोग को, इसके कारण होने वाले रोग को क्या कहते हैं? अर्गोटोजिन रोग कहते हैं। वाले रोग को अर्गोटोजिन रोग कहते हैं। तो ये सामान्य बातें थी जो बाजरे या बाजरे का अर्गट या चिप्पा रोग के जो कुछ प्रमुख पॉइंट थे वो आपने इस तरह से नोट करने हैं। इसके बाद में इस रोग के लक्षण कौन कौन से हैं, तो वो लक्षण आप नोट करेंगे। कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं इस रोग के कारण? अब इसके बाद में बाजरे या अर्गट रोग है या चिप्पा रोग, इसके पादपों में कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं? तो लक्षण कब दिखाई देते हैं इस रोग के? इस रोग के लक्षण पुष्पावस्था में दिखाई देते हैं। जब पुष्प बनने वाले पर शुरू होते हैं तो तब ये रोग के लक्षण दिखाई देते हैं। अब लक्षणों के आधार पर इस रोग को दो भागों में बांट दिया गया। एक नंबर क्या? मधु बिंदु अवस्था और दूसरी है स्क्लेरोसिया अवस्था। मधु बिंदु अवस्था में क्या होता है? जो बाजरे के सिट्टे होते हैं या बाली होती है उसपे क्या शहद के समान बूंदें दिखाई देती हैं, चिपचिपी, इस कारण इसे मधु बिंदु अवस्था कहा गया है। और स्क्लेरोसिया में स्क्लेरेशिया जैसे उत्तक दिखाई देते हैं। अब अपने इनके लक्षणों के बारे में नोट करते हैं। तो एक नंबर कौन सी है? मधु बिंदु अवस्था के लक्षण। मधु बिंदु अवस्था, मधु शहद को बोलते हैं, इस कारण इसमें क्या शहद के समान बूंदें दिखाई देती है, इसी कारण इसका नाम मधु बिंदु अवस्था पड़ता है। इस अवस्था में सर्वप्रथम छोटी छोटी गुलाबी शहद रंग की द्रव्य बूंदें बालियों पर दिखाई पड़ती हैं। इस रोग में सर्वप्रथम छोटी छोटी शहद के समान द्रव, छोटी छोटी शहद के समान द्रव की बूंदें बालियों पर दिखाई देती हैं। बालियों पर दिखाई देती हैं। इस कारण इसे मधु अवस्था बोला गया है, क्योंकि शहद के समान द्रव की बूंदें दिखाई देती हैं। ये बाद में भूरे रंग के चिपचिपे पदार्थ के रूप में बालियों पर फैल जाती हैं। ये बूंदें बाद में भूरे रंग के चिपचिपे पदार्थ के रूप में बालियों पर फैल जाती हैं। बालियों पर फैल जाती हैं। तो ये इसका सेकंड लक्षण है। इसके बाद में इसका थर्ड नंबर क्या है? इस कारण इसे बाजरे का चिप्पा रोग भी बोला
बोला जाता है? चिपचिपेपन के कारण इसे बाजरे का चेपा रोग बोला जाता है। बाजरे का चेपा रोग बोला जाता है। ये मधुबिंदु अवस्था के प्रमुख लक्षण हैं, जो क्या बालियों पर शहद की जो समान बूंदें होती हैं छोटी छोटी वो दिखाई देती हैं। ये बूंदें पहले तो चिपचिपी नहीं होती, लेकिन बाद में गहरे भूरे रंग की बन जाती है, शहद के समान और चिपचिपी हो जाती हैं। ये पूरी बालियों पर फैल जाती हैं। चिपचिपी होने के कारण इसे क्या बाजरे का चेपा रोग भी कहा जाता है। अब इसके बाद में स्क्लेरोसिया अवस्था। सेकंड नंबर कौन से लक्षण है स्क्लेरोसिया अवस्था के? तो सेकंड नंबर नोट करेंगे स्क्लेरोसिया अवस्था। इसमें एक नंबर क्या है? मधुबिंदु अवस्था के 10 दिन बाद रोगग्रस्त बालियों में मधु बिंदु अवस्था के 10 दिन बाद रोगग्रस्त बालियों के रोगग्रस्त जो बाली होती है उनमें 10 दिनों बाद क्या होता है? बाली में दानों की जगह भूरे रंग के स्क्लेरेसिया बन जाते हैं। रोगग्रस्त बालियों के में दानों की जगह भूरे रंग के स्क्लेरेसिया बन जाते हैं। स्क्लेरेसिया बन जाते हैं। ये इस रोग का जो स्क्लेरोसिया अवस्था का एक प्रमुख लक्षण है। तो ये जो बाजरे के अर्भक या चेपा रोग की 2 अवस्थाएं थी जिनके लक्षणों के बारे में अपने पढ़ चुके हैं। अब इस रोग का रोगजनक कौन सा है? तो रोगजनक देखेंगे कौन सा है जो रोग इसमें उत्पन्न करता है, वो कवक है या जीवाणु है? तो क्लेवीसेप्स फ्यूजिफोर्मस ये कवक द्वारा होता है। यह क्लेवीसेप्स फ्यूजिफोर्मिस नामक कवक के कारण होता है। कवक के कारण होता है। तो इस रोग के रोगजनक का आपने नाम नोट करना है। ये क्या एस्को बीजाणु बनाते हैं और एस्को बीजाणु नवजात पुष्पों पर संक्रमण करते हैं। किस रूप में पाए जाते हैं? ये बाजरे में पुष्पन के समय अंकुरित होकर एस्को बीजाणु बनाते हैं। ये बाजरे में पुष्पन के समय बाजरे में जब पुष्पन की अवस्था होती है तो ये क्या बनते हैं? जब पुष्पन के समय ये अंकुरित होकर एस्को बीजाणु बनाते हैं। पुष्पन के समय ये कवक अंकुरित होकर एस्को बीजाणु बनाते हैं। एस्को बीजाणु बनाते हैं। तो ये इस रोग की अवस्था है, मतलब ये कवक है क्लेवीसेप्स फ्यूजिफोर्मिस, उसका कवक है वो किस अवस्था में रहता है? एस्को बीजाणु अवस्था में रहता है। और
प्रबंधन किस प्रकार प्रबंधन के अपने को 3 तरीके पता है, कौन कौन से प्रबंधन में? एक जैविक तरीका, दूसरा है रासायनिक तरीका और एक शस्य प्रबंधन। तो सबसे पहले अपने 1 नंबर क्या पढ़ते हैं? शस्य प्रबंधन। शस्य प्रबंधन में क्या? कृषि में कुछ चेंज करके तरीकों में इस रोग से बचा जा सकता है। तो इस रोग का शस्य प्रबंधन के लिए सबसे पहले अपने क्या नोट करेंगे? खेत की ग्रीष्म काल में गहरी जुताई करनी चाहिए। ग्रीष्म काल में गहरी जुताई करनी चाहिए। सेकंड नंबर क्या है शस्य प्रबंधन का तरीका? स्वस्थ व स्क्लेरेशिया मुक्त बीज ही बुआई के काम लेने चाहिए। स्वस्थ व स्क्लेरेशिया मुक्त बीजों की बुआई करनी चाहिए। स्क्लेरेशिया मुक्त बीजों की बुआई करनी चाहिए। बीजों की बुआई करनी चाहिए। फिर थर्ड नंबर इसका क्या है बचाव का उपाय? अगेती बुआई करना चाहिए, इससे भी रोग से बचा जा सकता है। अगेती बुआई करनी चाहिए। इसके अलावा और शस्य प्रबंधन का कौन सा तरीका है जिससे रोग से बचा जा सकता है? रोगग्रस्त बालियों को नष्ट कर देना चाहिए। रोगग्रस्त बालियों को नष्ट कर देना चाहिए। बालियों को नष्ट करना चाहिए। बीजों को नमक के घोल में डुबोकर जो तैरते हुए बीजों को निकाल देना चाहिए। बुआई से पूर्व बीजों को नमक के घोल में रखना चाहिए व तैरते हुए बीजों को निकाल देना चाहिए। तैरते हुए बीजों को निकाल देना चाहिए। बीजों को निकाल देना चाहिए। ये इसके नियंत्रण का एक उपाय है। इसके अलावा इस रोग के नियंत्रण के लिए जो रोगग्रस्त अवशेष है उन्हें जला देना चाहिए। रोगग्रस्त अवशेषों को इकट्ठा करके जला देना चाहिए। अवशेषों को इकट्ठा करके जला देना चाहिए। ये इसके शस्य प्रबंधन के प्रमुख तरीके हैं। इसके बाद में है रासायनिक प्रबंधन। तो रासायनिक प्रबंधन के कौन कौन से उपाय हैं वो नोट करेंगे अपने। रासायनिक प्रबंधन रासायनिक प्रबंधन में कुछ रासायनिक यौगिक काम में लेने चाहिए। जैसे रोग के नियंत्रण के लिए कवकनाशी का छिड़काव करना चाहिए। रोग नियंत्रण के लिए कवकनाशी का छिड़काव करना चाहिए। कवकनाशी का छिड़काव करना चाहिए। छिड़काव करना। इसके अलावा और कौन से रासायनिक यौगिक होते हैं? कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या जाइनिम, इनका छिड़काव करना चाहिए। जैसे कौन से रासायनिक पदार्थ? कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या जाइनिम। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की कितनी % मात्रा होनी चाहिए?
1% मात्रा, या फिर जाइनेब है, इसका छिड़काव करना चाहिए, या कार्बेंडोजिम का जाइनेब या कार्बेंडोजिम, इनका छिड़काव करना चाहिए, छिड़काव करना चाहिए। ये रासायनिक उपचार है। इसके अलावा इस रोग को रोकने के लिए जैविक प्रबंधन के क्या तरीके हैं, तो जैविक प्रबंधन में नोट करेंगे अपने कुछ उन्नत किस्मों का उपयोग करना चाहिए। जैविक प्रबंधन में अपने सबसे पहले 1 नंबर लिखेंगे, जैविक नियंत्रण हेतु फ्यूजेरियम शंभुसिनम नामक कवक का उपयोग करना चाहिए। जैविक नियंत्रण के लिए फ्यूजेरियम शंभुसिनम, फ्यूजेरियम शंभुसिनम कवक का, फ्यूजेरियम शंभुसिनम कवक का उपयोग करना चाहिए। इस कवक के छिड़काव से भी क्या इस रोग से बचा जा सकता है। कवक को चूर्ण के रूप में उपयोग में ले सकते हैं। फिर इसके लिए उन्नत किस्में कौन कौन सी, जैसे पूसा 23, WCC 75, ICMH WCC 75, फिर इसके अलावा ICMH 88, सॉरी यहाँ पे लिखते हैं ICMH 88 088, इस किस्म का उपयोग करना चाहिए। आदि किस्मों का उपयोग करना चाहिए। तो ये सारे जैविक नियंत्रण के प्रमुख उपाय थे। ये आपका बाजरे का अर्कट या चेपा रोग है कंप्लीट होता है। तो इस वीडियो में आज अपने बाजरे के अर्कट या चेपा रोग के लक्षणों के बारे में पढ़ा, उसके बाद में अपने रोग कारक कौन सा उसके बारे में पढ़ा, और इसको नियंत्रित करने के कौन कौन से तरीके हैं, जैविक प्रबंधन, शस्य प्रबंधन और रासायनिक प्रबंधन, इन तीनों के बारे में अपने पढ़ा। तो जितना पढ़ा है उसे रिवाइज करना है और नोट करना है। नेक्स्ट वीडियो में अपने अगले खरीफ के रोग के कारकों को पढ़ेंगे। थैंक यू।